हाँ जी। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, राइट। और जो थर्मोडायनेमिक्स है वो गैसेस के लिए नहीं है या फिर लिक्विड्स के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए भी होता है। जो हमारा आज का टॉपिक है अभी का, वो केमिकल रिएक्शन से बेस्ड है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। अब देखो, ये तो हम शुरू से क्लास 9 से क्लास 8 से पढ़ती है, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इस नाम से ही हमें पता है कि इसमें जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। ठीक है, जो हीट है वो या तो एवोल्यूट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑब्वियसली, ये प्रोसीड करती हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस, सॉरी एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं कह रहा, एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी वो रिएक्शंस जिनमें शुरुआत होती है तभी हीट जो एनर्जी है, हीट जो एनर्जी की फॉर्म में है, एवोल्यूट होना शुरू हो जाती है, इवॉल्व होती है। तो जो हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस, ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। उसके आगे अब देखिए, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दैट मीन्स हीट बढ़ रही है, हमारे पास अमाउंट बढ़ रही है उसकी, तभी प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स वो अमाउंट बढ़ रही है। तो हीट के लिए हमारे पास सिंपल कौन सा है? क्यू, उसके सामने पॉजिटिव साइन आएगा। कल हमने इसी के ऊपर मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगाए थे, इसके ऊपर दोनों के जो साइन है कैसे आते हैं। ठीक है, तो हीट जब इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है उसके बेसिस पे, तो यहाँ पर एवोल्यूशन हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब बाय द सिस्टम में, अब यहाँ पे सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन है। रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी इवॉल्व हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे करेंगे? मेरे पास रिएक्टेंट के फॉर्म में A प्लस बी है, दोनों के रिएक्शन के कारण मेरे पास हीट प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इसके साथ ही रह जाएंगी नहीं, जो मेरे पास नए प्रोडक्ट्स आएंगे उनके साथ जाएगी हीट। समझ में आया? इन दोनों की रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। मान लो मेरे पास HCl है कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने वाटर के साथ इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जो बीकर है गर्म हो जाएगा, जो सोल्यूशन है। अगर तो वही है, पानी के अंदर एसिड डालोगे तो ठीक रहे, एसिड के ऊपर पानी, सॉरी पानी के अंदर आप एसिड डालोगे तो वो नो एकदम से वो ब्लास्टी सा हो जाता है, काफी विगरस रिएक्शन होती है। एसिड नहीं, एसिड के ऊपर अंदर पानी डाल दे, थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, एसिड के अंदर पानी डालोगे तो विगरस होगा। तो पानी के अंदर जब एसिड डाल रहे हैं तो ठीक रहता है, बट स्टिल वो पानी क्या है, एसिड के कारण गर्म होना शुरू हो जाता है। तो दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्यों यहाँ पर प्लस का साइन लिख दिया है। ठीक है, फिर अब ये जो हीट हमारे पास इवॉल्व हो रही है, मान लीजिए ये मेरे पास हीट जो इवॉल्व हुई है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुई है। ऐसे केस में क्या करेंगे? अगर मेरे पास हीट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर की फॉर्म में हो जाए, ये क्यों नहीं रहती, क्या बन जाती है? एंथैल्पी। एंथैल्पी में भी ये, जैसे कि आपका कुछ इनके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत हीट थी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो प्लस क्यू आ गया है ना, तो वो एंथैल्पी चेंज का नाम आ जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी होती है हमेशा कम होगी रिएक्टेंट से। हमने किया ही था HP माइनस HR। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी होती है ये इस तरह से आती है,
और डेल्टा एच जो है मेरे पास हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोड्यूस हुई है वो पॉजिटिव हुई है, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे देखेंगे मेरे पास चेंज इन एंथैल्पी जो आएगा इसमें एक्सोथर्मिक में, वो नेगेटिव आएगा। तो इसको मोल के लेवल पे देखते हैं, एग्जांपल करते हैं इसको। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, एक्सोथर्मिक चल रहा है। मोल के लेवल पे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और हीट मेरे पास प्रोड्यूस होगी 393.5 किलो जूल मेरे पास हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें एंथैल्पी भी इतनी है, तो जब मैंने एंथैल्पी आपसे पूछ रहे कि एंथैल्पी भी शो करो, तो उस केस में क्या करोगे, डेल्टा एच क्या दोगे, -393.5 किलो जूल, बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड। तो एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी हुई यहाँ पर, सडन एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। क्लियर, मेरे पास यहाँ पर 1 मोल था कार्बन का, 1 मोल था ऑक्सीजन का, 1 मोल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो 1 मोल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते वक्त इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है। सिमिलरली मैंने वाटर बनाना, वाटर मैंने बिल्कुल ट्राई करा यूनिट के लेवल पे बना, ये बन गया, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, नेगेटिव साइन मीन्स हीट प्रोड्यूस होगी कितनी, 285.8 किलो जूल। ओके, मेरे पास मीथेन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। अब इसमें मैं चाह के भी इसको सिंगल नहीं कर सकती, क्यों, यहाँ पर मेरे पास तो सकती है CO2 आएगा गैस प्लस 2H2 वाटर भी चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट वाला नहीं है, यूनिट लेवल पे नहीं है, तो यूनिट लेवल पे ना होने के बाद भी मेरे पास हीट कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, 890.3 किलो जूल। ठीक है, अमोनिया की एग्जांपल देख लेते हैं। सिंगल जो मेरे पास मोल चाहिए, सिंगल मोल तो बन नहीं सकता मेरे पास, ऐसे हो नहीं सकता, फिर यहाँ से इसको फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा, तो 2 मोल्स बन जाएंगे मेरे पास अमोनिया के। तो इसमें देखिए कितनी कम है, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा इसमें प्रोड्यूस हुई है, सबसे कम इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट मेरे पास जो आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सॉरी एक्सो हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मैं ऐसे रहने दे रही हूँ ताकि जब एंडो करे सामने एक ऑपोजिट चीज पड़ी हो तो हमें जो है चीजें जल्दी से याद रहनी शुरू हो जाती है। तो ये बोर्ड पर मेरे पास एज इट इज पड़ा है, इसलिए मैं पेन चेंज कर दूंगी ताकि आपको भी इजी हो जाए। हाँ जी, अब बेटा बताइए, लोअर क्लासेस में पढ़ के एंडोथर्मिक इसके उल्टा होगा, वो केमिकल रिएक्शंस जो प्रोसीड होती हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। अब इसमें भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, किस फॉर्म में, हीट में, और इसमें हीट जो है मेरे पास एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए एब्जॉर्ब में भी मैं कहूंगी कि मैंने प्लस क्यू का साइन लगाना है, यहाँ पर था फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर मैं ये प्लस क्यू लगाऊंगी ओनली रिएक्टेड पर। इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि मैंने इसके अंदर जैसे ये शुरू किया यहीं पे सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब होगी, और किस तरह से आगे। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू नहीं शो करना तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, -2। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आप इस तरह से शो कर सकते हो, a + b -2। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है स्क्रीन में, इसी मोड पे चलती हूँ कि जब एवोल्यूशन है तो रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे प्लस क्यू है, एब्जॉर्प्शन है तो
रिएक्टेंट साइड पे करती हूँ, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, इसमें भी मेरे पास इंथैल्पी आएगी, जो हीट है अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो मेरे पास ये क्या आएगी, इंथैल्पी चेंज होगी। अब क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो इंथैल्पी होगी प्रोडक्ट्स की उसमें बढ़ जाएगी रिएक्टेंट। चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, HP माइनस HR। इसमें क्या था, कम थी तो इसलिए इंथैल्पी चेंज एवोल्यूशन में हमेशा नेगेटिव आता था। जिस केस में इंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक है, सॉरी एंडोथर्मिक में क्योंकि एब्जॉर्ब हुई हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस इसका एब्जॉर्प्शन वाले को इस वाले से शुरू करते हैं, इससे कंफ्यूजन हो गया आपको। N2 प्लस O2 क्या बनाएगा, 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, साथ में इतनी अमाउंट ऑफ गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज किया हो गया 180.5 किलो जूल। सिमिलरली कार्बन है, सल्फर है, दोनों सॉलिड फॉर्म में है, दोनों ने लिक्विड बनाया CS2। तो ऐसे में डेल्टा H क्या है, इसमें आएगा -92 किलो जूल प्लस 92 किलो जूल। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, 92 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है। माइनस नहीं कहेंगे, माइनस हो गया तो फिर वो तो उस साइड चला जाएगा ना। हीट एब्जॉर्ब हुई है तो उसका सिंपल कहते हैं, जब एब्जॉर्ब वर्ड ही आ गया हीट एब्जॉर्ब का, दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड नेगेटिव साइड आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन है, दोनों गैस है, इससे एक गैस बन गई। कितनी हीट इसमें हुई, देखो हीट एब्जॉर्प्शन ना बहुत कम होता है, जब तक मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं आएगा मेरे पास हीट एब्जॉर्प्शन कम ही होती है, ठीक है। हीट जो प्रोड्यूस होती है वो हमें काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो हीट एब्जॉर्प्शन होती है वो हमें कम ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब मेरे पास में कुछ रिएक्शन पाथ है, बता दिए रिएक्शन पाथ बताती है। जो इंथैल्पी चेंज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए मेरे पास इस तरह से एक ग्राफ है, ओके। यहाँ पर है मेरे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पर है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों की एक बार है, एक लिमिट है, वैल्यू दे रखी है, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। अब देखिए HP माइनस HR नेगेटिव होता है, जो HP है हमेशा HR से कम जाता है। तो इसका रिएक्शन पाथ अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहूँ, इस साइड रिएक्शन पाथ अगर हम देखें, ये ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर मेरे पास हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे हो रहा है ना, तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, सॉरी हाँ नेगेटिव है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, ठीक है। एक्सो के लिए डेल्टा H भी नेगेटिव होता है, डेल्टा U भी नेगेटिव होता है, क्यों, रिएक्शन पाथ नीचे की तरफ जा रहा है। वहीं अगर मैं फॉर एंडो देखूं, ये मेरे पास है HP रिएक्शन पाथ, रिएक्शन को मैं RX टाइम पे लिख सकती हूँ, तो इसका जस्ट शॉर्ट फॉर्म देखिए, डेल्टा H पॉजिटिव है, क्यों, HP जो HR से बड़ा है, HP अगर HR से बड़ा है तो रिएक्शन पाथ इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब सिंस डेल्टा H मेरे पास पॉजिटिव है, मेरे पास डेल्टा U भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमेशा
पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा, फॉर एक्सो, एक्सो इवॉल्व होगी, याद रखने का तरीका करते हैं, एक्सो इवॉल्व या प्रोड्यूस होगी, इवॉल्व हो रही है हीट, तो डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों के दोनों क्या आएंगी मेरे पास, नेगेटिव। बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू मेरे पास हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। क्लियर। अभी आगे हम करेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी में बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आएगा, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी भी आएगा, और सीपी का रिलेशन भी आएगा। करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ना इसमें डेरिवेशन कोई नहीं आएगी, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको याद रखना, और कुछ नहीं, क्योंकि डेरिवेशन नहीं करनी, ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना, क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे उनकी बेसिस पे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सब आएगा। ठीक है, अब करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड है। इंटरनल एनर्जी में मेरे पास सिस्टम था, ठीक है, सराउंडिंग है, इसके अंदर जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है वो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताते हैं। एक्सचेंज इन हीट से हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता। मान लीजिए सिस्टम है, ओपन है, गर्म चाय डाली थी, ठंडी होगी, ऊपर से अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस है, वो बिल्कुल ही ठंडी होगी, अगर उससे कम है तो जम ही जाएगी, मान लो -40 पे है, फिर तो बस चाय का तो कुछ भी नहीं बचा, विद इन सेकेंड से तो ठंडी हो जाएगी और उसके बाद ही जमना भी शुरू हो जाएगी, अगर बिल्कुल ही ओपन सराउंडिंग में, यानी कि घर के बाहर रखी -40 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो टेम्परेचर भी डाउन होता जाता है विद द चेंज ऑफ हीट, हीट एनर्जी। ठीक है, अब इसमें मेरे पास हीट एनर्जी, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius। यानी कि कितनी हीट चाहिए कि मेरे पास सिस्टम का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री बढ़ जाए, वो मेरे पास हीट कैपेसिटी है। मैथमेटिकली अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, हीट एब्जॉर्ब अपॉन राइज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी को सी से लेंगे, हीट एब्जॉर्ब क्यू, ठीक है, सिंपल क्यू ना प्लस ना माइनस, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर को स्मॉल टी से भी कह सकते हैं, कैपिटल टी से भी, रिजॉल्व होती है। ठीक है, अभी तक इतना स्पेशल, ये हो गया सिंपल हीट कैपेसिटी। अगर मैं कहूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या फर्क है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख देती हूँ, इधर स्पेस पर इधर लिखती हूँ, द हीट required to raise the temperature, to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, 1 degree Celsius। ठीक है,
of a substance by 1 डिग्री केल्विन में भी हो सकता है या सेल्सियस में भी। यूजली हम इसमें सेल्सियस लेंगे, ठीक है, वो क्या लेंगे, यूजली सेल्सियस लेंगे। टेम्परेचर ऑफ, हम कह सकते हैं यूनिट मास, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, या यूनिट मास को 1 ग्राम भी कह सकते हो। यानी कि मेरे पास सब्सटेंस है, मेरे पास इस सिस्टम में 1 ग्राम पानी है, उसका मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहती हूँ। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट लगेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल हीट कैपेसिटी क्या था, मेरे पास जितना मर्जी पानी हो, चाहे पूरा ये सिस्टम भर के पानी हो, उसका मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें कितनी हीट लगेगी। क्लियर? क्या फर्क आया, सिर्फ यूनिट मास का या 1 ग्राम का। अभी देखते हैं, हीट एब्जॉर्ब अपॉन rise in temperature times mass of sample in 1 ग्राम, यानी कि हीट एब्जॉर्ब क्यू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ गया, क्लियर? कोई डाउट क्या पर? नो मैम। अब करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मेरे पास आ गया नेक्स्ट, हम चेंज कर दें, मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसमें क्या फर्क है, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree is called molar heat capacity। तो देखते हैं, हीट एब्जॉर्ब ऑन राइज इन टेम्परेचर, सेम आ गया यहाँ पर, 1 डिग्री से हमने इसको बढ़ाना है। टाइम जब पीछे क्या था, 1 ग्राम, यहाँ पर क्या आएगा, मोलर मास, या क्या कह सकते हैं, 1 मोल, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जब सीपीसीबी में आएंगे तब इसको मोलर मास लेके चलेंगे। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, Q अपॉन डेल्टा टी टाइम्स 10। 1 मोल ही लेके चलेंगे, मोलर मास को स्मॉल एम कैपिटल एम में फिर कंफ्यूज होगा। ठीक है, ये 3 होगी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तीनों के बेसिस पे क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब आते हैं एक टर्म पे, जो हीट कैपेसिटी है वो गैसेस के लिए थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, अलग सा बिहेवियर शो करती है फॉर गैसेस। ठीक है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको भी सी से डिनोट करना है, तो हिसाब से रखते हैं। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर मैं
कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड आउट करना चाहूँ, मेरे पास तो कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम हो जाएगा सीवी। यही चीज अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड आउट करना चाहूँ, क्या हो जाएगा सीपी। दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, सेम क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। बस इसमें क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा, इस केस में क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये स्मॉल सी और स्मॉल वी, स्मॉल सी है यहाँ पे, ये होगा फॉर मास। इस चीज का ध्यान रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर मैं लूं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा जब मेरे पास, तो उसमें कैपिटल सी लूंगी, ये स्मॉल सी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा? कैपिटल सी आएगा, कैपिटल सी ली। मोलर हीट कैपेसिटी क्या था? क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सीवी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। बात तो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, राइट। अब अगर मेरे पास सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर आ जाए, तो कैपिटल सीपी हो जाएगा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो इन दोनों में भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। सबसे पहले एक चीज और देख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अगर फॉर गैसेस देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे, आइसोथर्मल के लिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 होती है। ठीक है, फॉर गैसेस। अगर एडियाबैटिक हो तो वो नहीं, आइसोथर्मल के लिए तो ये इंफिनिटी आ जाएगी, एडियाबैटिक के लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए क्या होती है? इंफिनिटी, और एडियाबैटिक के लिए 0। ना, दोनों में फर्क पता लगा, स्पेसिफिक और मोलर में। अब एक चीज हमें और क्या ध्यान देनी है, जो कैपिटल वाली है, कैपिटल सीवी का स्मॉल सीवी के साथ क्या रिलेशन है। मान लीजिए अगेन मेरे पास एक सिस्टम, उसके पास, उसमें मेरे पास क्या 1 ग्राम पानी है। अगर मैंने उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी है, मैं सी भी ले लूंगी, स्मॉल सी एंड डी। अगर मैंने मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, क्योंकि उसमें तो 1 ग्राम, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 आ गया, कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है वो कुछ और आ जाएगा, जितनी भी हुई है उसको। अगर मैंने ये निकालना है, इसलिए 1 ग्राम में मेरे पास कितने मोल्स होंगे वाटर के, यानी कि वाटर का मेरे पास क्या होना चाहिए? मोलर मास। पर सिर्फ कितना है, किसका है? सिर्फ इसका है, राइट। तो उस केस में मैं ये कह सकती हूँ, जो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी है सीवी, किसकी इक्वल आएगी? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली फॉर प्रेशर मेरे पास सेम रिजल्ट आता है। ये इनका आपस में रिलेशन है, इनका आपस में ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट उससे चलते हैं। ठीक है, ये चीज पता चली। एक चीज हमने और याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट करने हैं हमें, और कुछ नहीं करना। रिजल्ट बहुत मैटर करते हैं इसमें, सारा हमारे पास रिजल्ट पे बेस्ड है। अगर मैं इसका गैस कांस्टेंट के साथ रिलेशन बताऊं तो सीपी माइनस सीपी आर होता है फॉर एनी गैस। ये इनकी आइडियल गैस भी हो सकती है, नॉन आइडियल गैस भी हो सकती है, कोई भी गैस हो, मेरे पास सीपी और सीवी का क्या रिलेशन है? कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी है। ठीक है, सीपी और सीवी का क्या रिलेशन है? ये मोलर वाला चल रहा है मेरे पास, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है।
और ये हमेशा ऐसे ही रहता है, हमेशा। हमने सीवी क्या निकाला था, कैपिटल सीवी, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर मैं हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं इस तरह से ऐसे रिलेशन बता सकती हूँ इसका, राइट। सिमिलरली प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे इस तरह से आ जाए ये रिलेशन। सिर्फ इनको रिलेशन को याद रखना और कुछ नहीं करना, आया इसी से है, ठीक है, इसी से निकल के आया मेरे पास। नाउ मेरे पास एक टर्म आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको बुक में ना मिले। क्या होता है, सीवी जो होता है हमेशा एफ अपॉन टू आर होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिलेटेड टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है, एटॉमिसिटी पे बेस्ड होता है। सीवी होता है एफ अपॉन टू आर। सीवी की वैल्यू यहाँ पे फिल करो, यहाँ पे फिल करोगे तो सीवी की आ जाएगी एफ अपॉन टू प्लस वन, यानी कि इसको यहाँ पे फिल कर दिया। सीवी आ गया माइनस एफ अपॉन टू आर, तो टू आर ये इधर गया, एफ अपॉन टू आर प्लस आर, ठीक है, आर और आर कॉमन हो गया, एफ अपॉन टू प्लस वन आर, इस तरह से आया, ठीक है, ये चीज होगी। इसके बेसिस पे ये जो सारे हमने आज रिजल्ट किए हैं, इन्हीं की बेसिस पे न्यूमेरिकल है, इन्हीं की बेसिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला बताया है, सीवी इक्वल्स टू एफ अपॉन टू आर एंड सीटी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन टू प्लस वन आर। जो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक जिनमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है, मोनो एटॉमिक हो गया, जैसे हीलियम हो गया, ये सिर्फ एक ही होता है, के साथ He2 नहीं बनता, नियोन हो गया, दोनों गैसेस है। ऐसे केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। डाई एटॉमिक गैस आ गई, डाई एटॉमिक जिसमें एटॉमिसिटी 2 हो, एटॉमिसिटी 2 मीन्स दो गैसेस जो है एक साथ है। हाँ जी, ये आपको बता रही थी, मोनो एटॉमिक में क्या होता है, जिसमें सिंगल एटम हो, है ना, सिंगल हो, एटॉमिसिटी 1 हो, जैसे कि इसमें F3 होता है। डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है, जैसे कि O2 N2 F2, इसमें F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। उसके ऊपर की जितनी आ गई पॉली एटॉमिक जितनी भी आ गई, ओजोन आ गया, M3 आ गया, ठीक है, जितनी भी H2O आ गया, मेरे पास उनके लिए एटॉमिसिटी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 6, और उसके बेसिस पे आप सीधी सीधी निकाल पाओगे। क्लियर। अब एक टॉपिक रह गया गामा का। गामा क्या होता है, हमेशा सीपी ओवर सीवी, ठीक है, सीपी ओवर सीवी को हम हमेशा क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.66, डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए 1.33। ये वैल्यूज याद रखनी जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एफ की और गामा की। ये नहीं याद रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आज इतना ही करते हैं, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना, कुछ नहीं पता चला तो पूछ लेना।